हाउ सीरियस द फॉल इन हाउस होल्ड सेविंग। घरेलू बचत में गिरावट क्यों चिंता का विषय है। घरेलू बचत में, पारिवारिक बचत में गिरावट क्यों चिंता का, क्यों गंभीर विषय है दोस्तों। आइए गंभीरता से बात करें इस मुद्दे पर। बहुत गंभीर दृष्टिकोण की आवश्यकता है। देखो दोस्त, पहली बात तो इकोनॉमी का आर्टिकल आ गया, बड़ा मजेदार आर्टिकल आता है तो अच्छा लगता है। मतलब कुछ भी आ जाए आर्टिकल, इकोनॉमी आना चाहिए बस अच्छा सा। देखो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, है ना, 1+1=2 होता है। ऐसे हमारे पास एक चार्ट होता है दोस्तों, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं अपन लोग। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, कोई अगर रुपया लगाता है, निवेश करता है, निवेश सरकार कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है, निवेश प्राइवेट कंपनी रिलायंस, अडानी, अंबानी कर सकते हैं, निवेश विदेशी कर सकता है, विदेशी निवेशक आ सकता है, कोई भी निवेश कर सकता है। खूब करो निवेश और भर भर के करो इंडिया में निवेश। इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है बेटा, कोई फैक्ट्री खोलेगा, कोई दुकान खोलेगा, कोई ठेला लगाएगा पकौड़े, कुछ तो लगाओगे आप, निवेश करोगे, दुकान खोलोगे, कुछ तो करोगे, बिजनेस करोगे। बहुत बढ़िया सर, बिजनेस करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, इससे पकौड़े बनेंगे, अनाज पैदा होगा, पंचर जोड़ी जाएगी, कुछ तो करोगे, आईटी सॉफ्टवेयर कुछ तो बनाओगे, प्रोडक्शन होगा, अल्टीमेटली उत्पादन होगा, फैक्ट्री बनेगी। तो उत्पादन होने से हम जैसे बेरोजगार इंजीनियर्स को काम मिल जाएगा दोस्तों, हमें यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। बेरोजगार इंजीनियर को काम मिल गया, कुछ पकौड़ा तलने का या प्याज काटने का कुछ काम मिल जाएगा लोगों को यहाँ पर, वेरी गुड। एम्प्लॉयमेंट मिल गया दोस्तों, तो क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, उनके बटुए में पैसा आएगा, उनके पर्स में पैसा आएगा, उनके यूपीआई में पैसा आ जाएगा। जी हाँ, लोगों की आय बढ़ जाएगी सर, इनकम आ जाएगी उनके हाथों में थोड़ी सी। जो बेरोजगार घूम रहे थे उनकी इनकम बढ़ जाएगी सर। इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगी तो सर वो डिमांड करेंगे, आईफोन खरीदना है अब, ठीक है, डिमांड करेंगे, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, कुछ और सामान लेना है, वॉटेवर डिमांड करेंगे वो लोग, ठीक है। इनकम बढ़ेगी तो कुछ हो सकता है बचत करना चालू कर दें हमारी तरह, वो सेविंग करेंगे, बैंक में जाके रखेंगे, शेयर मार्केट में लगाएंगे, बिटकॉइन खरीदेंगे या कुछ और करेंगे, सेविंग करेंगे अल्टीमेटली वो। और सेविंग का पैसा कहाँ जाएगा, बैंक में अगर पैसे जमा होगा तो फिर किसी को लोन मिलेगा, आप शेयर मार्केट में लगाएंगे तो कंपनी को पैसा मिलेगा। कुल मिला के आप सेविंग करेंगे तो पैसा कहाँ जाएगा, दोबारा निवेश के रूप में शामिल होगा। बैंक में जमा करेंगे, बैंक किसी को लोन देगा, आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदेंगे, कंपनी को पैसा मिल जाएगा, वॉटेवर। तो उससे क्या होता है दोस्तों, इकोनॉमी आगे बढ़ती है। अब ये डिमांड कर रहे हैं, यहाँ प्रोडक्शन पे से सप्लाई आ रही है दोस्तों, ऊपर से उत्पादन होकर आपूर्ति आ रही है, तो ये सप्लाई आ रही है और ये डिमांड हो रही है, इनके बीच इक्विलिब्रियम रहता है, एक बराबरी का माहौल बन जाता है सप्लाई डिमांड का दोस्तों। जो माल यहाँ से बन के आएगा वो खरीद लेंगे हम यहाँ पर, ये चलती है इकोनॉमी इस प्रकार से, कोई समस्या नहीं है, वेल एंड गुड यहाँ पर दोस्तों। अब विशेष ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए, वो ये है, वो मामला ये है यहाँ पर, कहाँ गया हमारा, कौन सा मार्कर, येलो करेंगे यूज, कि अगर सेविंग होगी तभी निवेश होगा, सेविंग होगी तभी निवेश होगा, सेविंग नहीं होगी तो निवेश भी कम हो जाएगा। चलिए, और यही हमारे राइटर की आज का आर्टिकल है कि देश में सेविंग कम होती जा रही है, देश में बचत कम होती जा रही है, ठीक है। अब इनका कहना यह है कि देश में बचत कम हो रही है। अब बचत कम हो रही है, वो एक पक्ष है, क्यों हो रही है बचत कम, सेविंग कम क्यों हो रही है, वो ढूंढने का प्रयास करेंगे। पहला काम, सेविंग कम होगी तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, दूसरा काम ढूंढने का प्रयास करेंगे आपके साथ, इसका इंपैक्ट क्या होगा सर, इसका प्रभाव क्या होगा, उसकी बात करेंगे आपके साथ, ठीक है। और सेविंग कम होने को, सेविंग को बढ़ाएंगे कैसे, बचत कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसका समाधान, इसका सॉल्यूशन क्या है, वो ढूंढने का प्रयास करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे अगली कुछ देर, 5-7 मिनट के अंदर। बहुत ही प्यारा आर्टिकल दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छे बेसिक्स क्लियर करेगा आपके, और साथ ही साथ कुछ नई चीज जोड़ूंगा तो मजा भी आएगा आपको सुनने में। आइए, पहली बात तो सेविंग कौन कौन करता है देश में बचत। अब आइए, सेविंग कौन कौन करता है देश में, सेविंग करते हैं हम और आप, यानी घरेलू लोग, यानी घर परिवार हमारे, इसको आप कहते हैं हाउस होल्ड सेविंग, हाउस होल्ड, घर परिवार हमारे, मैं बचाता हूं, घर वाले बचाते हैं, आम आदमी बचाता है पैसा, ठीक है। आजकल से आम आदमी की शादी बहुत खास होती है, मैं कल ही देख रहा था एक आम आदमी की शादी देख रहा था, खास शादी थी उनकी। चलिए नहीं कमेंट करना चाहिए, हर व्यक्ति को शादी करने का अधिकार है, अपनी मर्जी से करने का अधिकार है, लेकिन आम आदमी थे इसलिए मैं सोच रहा था शादी उनकी ऐसी होगी, लेकिन वॉटेवर। तो घर परिवार को सेविंग करते हैं, घर परिवार वाले सेविंग करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा सेविंग कौन करता है, हमारी कंपनी, हमारे कॉर्पोरेट्स, हमारी कंपनियां सेविंग करती हैं, ठीक है, सेविंग करती हैं वो, ठीक है। तो वो सेविंग करती हैं हमारी कंपनियां, मतलब कॉर्पोरेट हैं,
कुछ पैसा आया, कुछ बचा लिया, कुछ अगली बार खर्च करेंगे। जैसे कोई धंधे वाला, मैं ठेला खोल के खड़ा हूँ, ठेला खोल के खड़ा हूँ मैं, कमाई हुई मान लो मेरी आज 1000 रुपये, काउंटर आया, गल्ला हुआ है, 1000 रुपये कमाई हुई मेरी, 1000 में से 500 रुपये खर्च करूंगा, 500 रुपये बचा के रख दूं, कल काम आएंगे, भविष्य में काम आएंगे, कोरोना आ जाए, बंद हो जाए, लॉकडाउन लग जाए, बचा के रखो। तो कंपनियां बचाती हैं पैसे थोड़ा बहुत, ठीक है। इसके अलावा सरकार बचाती है पैसा, सरकार भी बचाती है पैसा, बचता है तो सरकार के पास, अलग बात है, बचता नहीं है अलग बात है, सरकार बचाती है पैसा, हर कोई बचाने का प्रयास करता है, इससे वो अगली बार निवेश के रूप में सामने आ सके, तो हर कोई बचाता है पैसा, ठीक है। अब बड़ा मैं बात करूं कितना पैसा बचाते हैं लगभग, तो घर परिवार की बात करें, देश का सबसे बड़ा जो नेट, मैं कह रहा हूं यहां पर नेट सेविंग वाला लोग हैं। नेट सेविंग क्या होती है समझिएगा, नेट सेविंग आपने कितना बचा के बैंक में रखा और कितना आपने लोन लिया। मान लो सरकार या कंपनी 1 लाख रुपए बचा के रखती है और वो 2 लाख का लोन ले लेती है, तो कहा जाएगा आप सेविंग, नेट सेविंग नहीं कर रहा, आप एक नेट सेविंग नहीं, आपका 1 लाख के घाटे में है। यदि सोचिएगा एक कंपनी है दोस्तों, वो 1 लाख की बचत करती है, 1 लाख की सेविंग करती है, अकाउंट में सेविंग करती है, और 2 लाख का लोन ले लेती है बैंक से, 2 लाख का लोन ले लेती है वो, तो नेट सेविंग कितनी है उसकी, सेविंग कहाँ है आपकी, फिर तो आप तो उधार में जी रहे हो यार, कोई सेविंग थोड़ी है आपकी, आप दूसरे का पैसे लेके बैठ गए, मतलब आप तो, आपने 1 लाख बचाया था, 1 लाख, आपका 2 लाख का लोन ले लिया आपने, तो 1 लाख का लोन किसी और के पास गया होगा, आपने 2 लाख का ले लिया, तो नेट कितना ले लिया मार्केट से आपने, 1 लाख नेट उठा लिया मार्केट से, आपने दिया नहीं है लोगों को, आपने 1 लाख नेट उठा लिया। ऐसे ही सरकार भी और कंपनियां भी। तो हमारे केवल घर परिवार होते हैं दोस्तों जो नेट सेविंग करते हैं, याद रखिए, स्टेटमेंट पीटी में आ सकता है कभी, हाउस होल्ड होते हैं केवल नेट सेविंग करने वाले, कंपनियां और सरकारें नेट सेविंग नहीं कर पाती, नेट बोरोवर होते हैं। कंपनियां और सरकारें नेट सेविंग नहीं करती, इन्हें कहते हैं हम लोग नेट बोरोवर, यानी कि शुद्ध उधारकर्ता। ये शुद्ध बचत नहीं करते हैं, ये शुद्ध उधारकर्ता होते हैं। शुद्ध बोरोवर मतलब आपने जितनी बचत की थी उससे ज्यादा उधार लेते हैं आप, तो आपको कहते हैं शुद्ध उधारकर्ता। क्या ये बात समझ में आती है सभी लोगों को? समझ में आती है सभी लोगों को? ठीक है, चलो अब आइए घर परिवार की बात करें। अब सोचिए देश में ना इन्हीं का पैसा होता है जो कंपनी के पास पहुंचता है, प्राइवेट कंपनियों के पास पहुंचता है और सरकारों के पास पहुंचता है, क्योंकि ये है नेट सेविंग करने वाले। अगर ये 10 लाख की सेविंग कर रहे हैं तो मार्केट से केवल 2 लाख का लोन लेते हैं, तो 8 लाख की बचत शुद्ध ये कर रहे हैं। मैं 10 लाख की बचा रहा हूं, 2 लाख मार्केट से उठा रहा हूं उधार के रूप में, तो मेरी बचत कितनी, एग्जैक्ट नेट बचत कितनी है, 8 लाख है ना। ये 8 लाख में दुनिया को, देश को उधार दे रहा हूं ना, ये तो वर्ल्ड मतलब मेरा, मैं 10 लाख उधार दिए, 2 लाख उधार ले लिए, तो भी मैं 8 लाख उधार दे रहा हूं दुनिया को। मैं नेट सेविंग करने वाला हूं, मैं नेट लेंडर हूं, मैं शुद्ध ऋणदाता हूं। और सरकार और कंपनियां क्या हैं, वो शुद्ध बोरोवर हैं, वो नेट बोरोवर हैं, वो उधार ज्यादा लेती हैं, बचाती कम है, ठीक है। तो ऐसे में अगर इनकी बचत कम हो रही है तो चिंता का विषय है। अब इनकी बचत कितनी कम हो रही है वो जानिए आप मेरे साथ। देश के जीडीपी में 2011 से 21 का कंपैरिजन है यहां पर आर्टिकल में, और ये बता रहा है कि देश की हाउस होल्ड सेविंग कम होती जा रही है, हाउस होल्ड बचतें कम हो रही हैं, कम हो रही हैं, ठीक है। क्यों कम हो रही हैं वो समझिएगा। हाउस होल्ड बचत कम क्यों हो रही है देश की? पहली बात, शायद महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है लोगों की, तो हाउस होल्ड बचत कम क्यों हो रही है, लोग पैसा कम बचा पा रहे हैं, क्यों? महंगाई बढ़ गई है, उनके पास सेविंग करने के लिए पैसा बचता ही नहीं है। तो इन्फ्लेशन एक बड़ा कारण है इसके पीछे, इन्फ्लेशन एक बड़ा कारण है। सेकंड एस्पेक्ट, हाउस होल्ड सेविंग कम हो रही है, क्यों? लोग अब ज्यादा उधार ले रहे हैं, नेट हाउस होल्ड सेविंग कम हो गई है, नेट इनकी, मतलब मैं कह रहा हूं 20 लाख बचा रहे हैं, 20 या 25 लाख बचा रहे हैं आप, लेकिन पहले आप 10 लाख उधार लेते थे, आज 15 लाख उधार ले रहे हैं। समझिए इस बात थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर, पहले आप 10 लाख की सेविंग करते थे, 2 लाख उधार लेते थे, तो नेट कितना बचाया आपने? 8 बचाया। आज आपकी सेविंग बढ़ गई, 12 लाख हो गई सेविंग आपकी, लेकिन आपका उधार 8 लाख का हो गया आपके ऊपर, तो अपनी नेट सेविंग कितनी है आपकी? 4 लाख। तो नेट सेविंग कम हो गई क्योंकि आपकी उधारियां बढ़ रही हैं। अब लोग ज्यादा डिपेंड हैं बैंकों की ईएमआई पर, बैंकों को उधार पे जी रहे हैं जिंदगी। जी हाँ, ये उदारवाद की जिंदगी नहीं है, उधारवाद की जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। तो सेकंड है यहाँ पर बैंकिंग लोन्स
बैंकिंग उधार बढ़ गए हैं। जितनी बैंकिंग सेवाएं बढ़ेंगी ना, उतना बैंकिंग उधार भी बढ़ेगा दोस्तों। बैंक आपको घर बैठे लोन दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड बांट रहे हैं, खूब ले रहे हैं लोग, यहाँ पर उधार में जी रहे हैं वो लोग। जी हाँ, तो सेकंड एस्पेक्ट है, लोन बढ़ रहे हैं दुनिया में, देश के अंदर, एक बड़ा एस्पेक्ट। सेविंग क्यों कम हो रही है, और जानिए सेविंग क्यों कम हो रही है। आर्टिकल में लिखा नहीं है, लेकिन मेरे मन की बात है, बताता हूं मैं आपको। पिछले कुछ सालों में सरकारी बजट को उठा के देखेंगे आप, सरकारी टैक्स सिस्टम को उठा के देखेंगे, देश में इस समय भी राइट नाउ ना दो प्रकार के टैक्स सिस्टम चल रहे हैं। इसमें कहते हैं पुराना वाला टैक्स सिस्टम और न्यू टैक्स सिस्टम। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स भरना है आपको, तो न्यू टैक्स या पुराना टैक्स। पुराना टैक्स सिस्टम था देश में बचत को बढ़ावा देने के लिए। 2020 कोरोना के ठीक पहले मुझे याद है जब बजट आया था, मैंने क्लास में खड़ा होकर था, एक बड़ा बदलाव भारत के अंदर, और इसका परिणाम दिखेगा आने वाले सालों में। आज 3 साल बाद परिणाम देख पा रहे हैं। हमने जो प्रयास किया था बजट में कि लोगों की बचत कम हो जाए, लोग खर्च पे ज्यादा ध्यान दें, हमने जो बनाया अपना टैक्स सिस्टम इस प्रकार बनाया नया वाला कि सेविंग मत करो यार, सेविंग करने का कोई मतलब नहीं है, खर्च करो तुम बस। निर्मला जी वित्त मंत्री बनी थी, मुझे 2019 की बात में करूं, उनका जब बजट आया था तब से मैं इस बात को क्रिटिसाइज कर रहा हूं उनकी, कि भारत सरकार कर क्या रही है। भारत सरकार लोगों से कह रही है खर्च करो, सेविंग करोगे तब भी टैक्स देना पड़ा। पहले करते सेविंग करते थे 80C के तहत, सेविंग करते 1.5 लाख 2 लाख की बचत पर टैक्स बेनिफिट मिलता था लोगों को। अब सरकार कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, खर्च कर दो, तो खर्च करो कुल मिला के। टैक्स सेविंग करोगे, पैसा बचाओगे, तब भी टैक्स नहीं बचा पाओगे, तो खर्च करने प्रेरित कर रही है सरकार आपको। तो इससे हुआ क्या, तीसरा कारण है दोस्तों सरकार की बजटीय नीतियां। बजटीय नीतियां या बजटीय पॉलिसी सरकार की है दोस्तों। इनकम टैक्स पॉलिसी, वन लाइन समझ लीजिए इसको ढंग से। मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले 5 लाख कमाता, मान लीजिए ऐसे हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, 5 लाख कमाता था, उसको 50,000 का टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। सरकार कहती है काम करो, 5 लाख में से मान लो 3.5 लाख खर्च कर दो, और तुम 1.5 लाख अगर बचा लेते हो तो तुमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि तुम 1.5 लाख की सेविंग करते हो। 80C मान लो, ऐसे बता रहा हूँ, जनरल बात बता रहा हूँ, डेटा नहीं मैच करेगा, अब वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब सरकार कहती है 5 लाख कमाते हो, अब तुमको टैक्स हम देना पड़ेगा 30,000 रुपए, ठीक है, टैक्स देना पड़ेगा 30। लोग खुश कि टैक्स कम लग रहा है पहले से, तो टैक्स कम लग रहा है पहले से, दो खुश हो गए, सरकार जनता भी खुश हो गई यहाँ पर। अब सरकार कह रही तुम 5 लाख सेविंग करो, 5 लाख खर्च करो, मतलब ही नहीं है हमको, तो 5 लाख तुम पूरा खर्च करो तो भी टैक्स तुमको नहीं देना पड़ेगा यहाँ भैया, 30,000 देना ही पड़ेगा वॉटेवर। तो इससे लोग क्या सेविंग करना पसंद करेंगे। अब पहले वो सेविंग करते थे, उनको मालूम है सेविंग का फायदा क्या होता था, टैक्स बचता था उनका। अब लोग सेविंग नहीं कर रहे हैं, उनको मालूम सेविंग करने को फायदा ही नहीं है, अब टैक्स फिर भी देना पड़ेगा सरकार को, तो खर्ची कर लो आराम से। तो यहाँ पर जो बहुत सारे सेविंग फंड चलते थे अपने यहाँ, वो स्ट्रेस में आ रहे हैं। जी हाँ, से हो क्या रहा है, लोग अब सेविंग नहीं कर रहे हैं, अल्टीमेटली बजटीय पर जिम्मेदार हैं, इनकम टैक्स स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का जिम्मेदार है इस सेविंग ना होने के पीछे। ठीक है, चलो, तो सेविंग या कुल मिला के सेविंग कितनी कम हो रही है, क्लियर है, कम हो रही है देश के अंदर। अब आइए इसका इंपैक्ट क्या होगा दोस्तों, सेविंग कम हो रही है, इसका इंपैक्ट, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अब आइए, जैसे मैंने कहा आपकी बचत होती है दोस्तों, सेविंग होती है, तो इससे क्या होता है, निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। आप बैंक में जमा करते हैं, बैंक फर्दर लोन देता है। क्या देश में निवेश बढ़ेगा, बचत होना ही बंद हो गई, बचत कम हो रही है, निवेश पर असर आएगा। जी हां, पहला असर होगा इसका, देश में निवेश कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। क्योंकि अपना जो चार्ट है दोस्तों, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं इस चार्ट को हम लोग, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन दिस चार्ट, सेविंग अगर कम होगी तो क्या कम होगा, निवेश कम हो जाएगा दोस्तों। तो ये असर पड़ेगा इसके ऊपर, हमारे इस चार्ट पे असर पड़ेगा, ठीक है। और क्या होगा दोस्तों, हम और आप निवेश कहाँ करते हैं। अगर मुझे कहा जाए बचत करनी है तो बैंक में रखते हैं, लोग FD करा देते हैं, लोग प्रोविडेंट फंड में जमा कर देते हैं, लोग इंश्योरेंस करा लेते हैं, कई प्रकार के म्यूचुअल फंड में, डेब्ट फंड में लगा देते हैं पैसा। यानी लोग क्या करते हैं दोस्तों, निवेश करते हैं सरकारी प्रतिभूतियों में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं लोग, वहां बचत करते हैं, ब्याज मिल जाता है, सेफ भी है, डूबता भी नहीं है पैसा। तो सरकार को जो उधार मिलता है ना, एक्चुअली में वो कहां से आता है पैसा, इन्हीं पब्लिक सेविंग से। याद रखिएगा, इस साल एग्जाम्पल समझा रहा हूं, इस साल भारत सरकार ने मान लीजिए 15 लाख करोड़ घाटा उठाया बजट में, तो 15 लाख को उधार लेना पड़ेगा सरकार को। उधार कहां से आता है, वो यहीं से आता है, वो सारा उधार इसी जगह से,
इसी जगह से आता है वो उधार देश का। डेटा दूंगा, समझिएगा लाइन टू लाइन। देखो यार, हमारे देश में केंद्र सरकार की बात करते हैं, केंद्र सरकार की। मान लो खर्चा करती है 45 लाख करोड़ का, आमदनी होती है मान लो उसको 35 लाख करोड़ की, 10 लाख करोड़ घाटा होता है सरकार को हर साल। मान लो इतना घाटा होता है, इसको कहते हैं राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। सरकार मान लो जीडीपी का लगभग 6% के आसपास है, मान लो ये केंद्र राज्य का मिला दिया, 6% घाटा है राजकोषीय घाटा देश का, मान लेते हैं परसेंट वाइज। ये पैसा चाहिए किसको? केंद्र को चाहिए, इतना पैसा चाहिए केंद्र को, जीडीपी का 6% केंद्र को चाहिए अपने घाटे की भरपाई के लिए। कहां से आएगा, कौन देगा? तो 6% चाहिए उसको ये। प्लस हमारे जो पीएसयू सरकारी कंपनियां हैं उनको भी लगभग 1% जीडीपी का उधार चाहिए होता है काम करने के लिए। बीएसएनएल है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, हाईवे अथॉरिटी है, एनटीपीसी है, इनको भी चाहिए काम करने के लिए। तो सरकारी कंपनियों को चाहिए होता है पैसा काम करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों लगभग 2.5% जीडीपी का उधार चाहिए होता है हमारी प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को, हमारी प्राइवेट कंपनियों को, क्योंकि ये भी नेट बोरोवर होती हैं, इनको भी चाहिए होता है। यानी तकरीबन आपको देश में इतना पैसा चाहिए दोस्तों, हर साल जीडीपी का 9 से 10% चाहिए आपको उधार देश में। कौन देगा इनको उधार? जब तक बचत नहीं होगी। तो बचत का प्रभाव केवल मैं कहूं कि निवेश पर नहीं होगा। जो उधार लेने संस्थाएं जो उधार ले रही है ना यहाँ पर, उनको पैसा कहां से मिलता है? सोचिए, एग्जांपल एग्जैक्टली दूं मैं आपको। सरकार को लगभग, ये देश को लगभग हर साल 9.5% जीडीपी का उधार चाहिए होता है। इतना उधार चाहिए हमारी कंपनियों को, सरकारी कंपनियों को, हमारी फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए। अब इसमें से लगभग 7% आता है हाउस होल्ड की सेविंग से, घरेलू बचत से, और 2.5% आता है हमारे बड़े निवेशक हैं या विदेशों से, 2.5% के आसपास। आप सोच सकते हैं, तो ज्यादातर पैसा कहां से आ रहा है देश के अंदर? घरेलू बचत से। और ये 5% रह गई है पिछले 3 सालों में, 7 से कम होकर 5%। यानी कि आपको उधार देने वाला कोई नहीं है अब यहां पर, उधार मिलने वाला कहीं से नहीं है आपको। यानी होगा कि अल्टीमेटली असर क्या होगा दोस्तों, इसका समझेंगे। इसका असर क्या होगा? सरकारी प्रतिभूतियां कोई नहीं खरीदेगा, हमारी जो कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, इनके बॉन्ड कोई नहीं खरीदेगा, इनको उधार नहीं मिलेगा प्राइवेट कंपनियों को। हमारे पीएसयू जो हैं, सरकारी कंपनियां हैं, इनको उधार नहीं मिलेगा, इनके उधार में कमी आएगी। यानी सरकार के घाटे की भरपाई करने वाला कोई है ही नहीं। सरकार ने खर्च कर दिए 45 लाख करोड़, 35 लाख करोड़ की इनकम है, 10 लाख चाहिए सरकार को। सरकार बैंकों से मांगती है पैसा, बैंक कहां से लाते हैं? ग्राहकों लेके देते हैं आपको। अब बैंक नहीं दे पाएंगे, है ही नहीं पैसा, बचत ही नहीं हो रही देश के अंदर। यानी इससे होगा क्या दोस्तों? इंपैक्ट नंबर अगला पड़ेगा जो बड़ा यहां पर, सरकारी बजट जो होगा, हमें इसमें अपना घाटा कम करना होगा। घाटा कम मतलब क्या करना होगा कि 45 लाख करोड़ का खर्चा कर रहे हैं तो इनकम भी होनी चाहिए 40 लाख के आसपास, घाटा नहीं हो सकता ज्यादा। तो घाटे को कम करने में हम क्या करेंगे? फिर इनकम तो बढ़नी नहीं है, हमने खर्चे को कम करेंगे, एक्सपेंडिचर कम करेंगे, सरकारी व्यय कम करेंगे, और इसका असर क्या होगा? देश की अर्थव्यवस्था पड़ेगा। मतलब सोचिए, 45 लाख करोड़ की खर्चा था, 35 लाख करोड़ की इनकम थी सरकार की, घाटा था 10 लाख करोड़ का, उधार ले लिया, मामला खत्म। ये उधार नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा? खर्चा भी कहां लाना पड़ेगा अपना। मान लो उधार केवल 2 लाख करोड़ मिल रहा है आपको, तो खर्चा कितना करना पड़ेगा? 37 खर्चा करो, 35 की इनकम करो, घाटा हुआ 2 लाख करोड़ का, ये मिल जाएगा उधार। तो आपको अपना खर्चा कम करना पड़ेगा, अपने एक्सपेंडिचर कम करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करना यानी वेलफेयर का पैसा कम हो जाएगा, सब्सिडी का पैसा कम हो जाएगा, सरकार की पॉलिसी फेल हो जाएंगी। जी हाँ, तो इसका असर क्या पड़ेगा अल्टीमेटली देश की अर्थव्यवस्था पर? सरकार को अपना घाटा कम करना होगा, और इससे क्या होगा? वेलफेयर के प्रोग्राम, जन कल्याणकारी काम कमजोर पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अल्टीमेटली आम जनता पर असर पड़ेगा। तो जो बात मैं 3 से पहले कही थी, वो बात अब सही होती दिख रही है हमको, कि आपने जो स्ट्रक्चर बदला है, भारत बचत करने वालों का देश है, भारत में आम आदमी बचत करना चाहता है। आप घर परिवार में पूछिएगा, लोग कहेंगे बेटा बचत कर लो, खराब समय में काम आएगा, बुरे समय में काम आएगा। ये हमारे यहाँ बात कही जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ विदेशों की तरह बुरा समय सरकार मैनेज नहीं करती है। वहां पर बुरा समय आता है तो सरकार का सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क इतना स्ट्रांग होता है कि सरकार आपकी हर आवश्यकता का ध्यान रखती है कि लोगों को भोजन की समस्या ना हो जाए, लोगों को पेंशन मिलती रहे, लोगों को कोई आवास की समस्या ना हो, वहां ध्यान रखती है सरकारें। हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क बहुत कमजोर है, हमें खुद इंतजाम करना होता है अपने बुरे समय के लिए। वहाँ इंश्योरेंस से लेकर सुविधाएं सरकार देती है, तो आपके लिए जिंदगी जीना आसान होता है।
भारत में जहां पर आपको सब खर्चा अपनी जेब से करना है, तो भविष्य के लिए बचाना जरूरी होता है, सेविंग करना जरूरी होता है। और ऐसे में सरकार जब ये कहती है कि बचत मत करो, तुम डिमांड करो, तुम खर्चा करो, तो उस पॉलिसी आलोचना मैंने की थी। उस समय मैंने कहा था ये पॉलिसी दुष्प्रभाव दिखाएगी अपने। आज उसका असर हमको दिख रहा है सामने, देश की बचत कम हो रही है और उसका सीधा असर होगा, बचत कम का बताया मैंने आपको, ये असर पड़ने वाले हैं। तो सरकार ने ऐसा क्यों कहा? निर्मला जी समझ होंगे इस बात को, ऐसा तो नहीं है, देश की वित्त मंत्री हैं, जेएनई पास आउट हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, समझ होंगे इस बात को वो। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसके भी जानने का प्रयास करेंगे। आखिर सरकार की इंटेंशन क्या थी? आखिर सरकार के पास ऑप्शन ये था कि सरकार या तो बचत को बढ़ावा दे, 3 साल पहले सेविंग को बढ़ावा दे, या सरकार लोगों के कहे खर्च करो, बचत मत करो, व्यय करो, एक्सपेंडिचर करो, या लोग सेविंग करें। अल्टीमेट 2 थे सरकार के पास गोल। पुरानी जो इनकम टैक्स स्कीम चल रही थी उसमें सेविंग लोग करते थे, 80C के तहत पैसा बचाते थे अपना, सेव कर दो टैक्स बच जाएगा। सरकार ने इसको खत्म किया। सरकार ने कहा तुम यार पैसा खर्च करो, सेविंग मत करो, कुछ नहीं होगा, टैक्स में कोई बचने वाला नहीं है तुम्हारा, टैक्स तो देना ही पड़ेगा तुमको। सरकार ने इसे क्यों किया था? सरकार को यह उम्मीद थी, 2019 की बात कर रहा हूं, उसके लिए चलना पड़ेगा 3 साल पीछे। 8 नवंबर 2016 शाम के 8 बजे मित्रों 500,000 के नोट बंद किए जाते हैं। वो जो एक सेंटेंस था, उसने क्या किया? उसने देश में एक अनकही मंदी ला दी। अगले 2-3 साल हम उस रिकवरी कर ही नहीं पाए उस मंदी से। इकोनॉमी इतनी श्रिंक हो गई हमारी कि हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी। जब दुनिया की अर्थव्यवस्था 7-8% एवरेज दे रही थी, हमारी अर्थव्यवस्था 3% पे आ गई थी, 4% पे आ गई थी 2018-19 तक। जब दुनिया ग्रोथ कर रही थी, हम नीचे की ओर जा रहे थे। उसके भी जो बड़ा कारण था डिमोनेटाइजेशन और उसके आसपास की पॉलिसीज। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी थी दोस्तों, इससे असर पड़ रहा था। और 19 में देश की अर्थव्यवस्था काफी खराब हालत में थी। सरकार चुनाव जीत तो गई थी, इकोनॉमी को संभालना जरूरी था, इकोनॉमी मंदी थी काफी, लोगों को विश्वास नहीं था, लोग मंदी में जी रहे थे। सरकार ने कहा एक काम करो, मंदी से निकलने का तरीका क्या होता है? मंदी से कैसे निकला जाता है? मंदी से, रिसेशन से बाहर कैसे आते हैं? जब फैक्ट्रियों में उत्पादन ज्यादा होता है, जब देश में रोजगार बढ़ते हैं, तभी मंदी से बाहर आ सकते हैं आप। और रोजगार उत्पादन कब बढ़ेंगे? जब वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने की, सप्लाई होना चाहिए। सप्लाई के लिए क्या करेंगे आप? ज्यादा फैक्ट्री चालू करेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो यहां से मांग कब आएगी? जब लोग खर्च करेंगे। अगर लोग बचत करेंगे तो मांग कहां से आ जाएगी फिर? तो सरकार ने क्या पुश किया उस समय? निर्मला जी का बजट पुश कर रहा था, बचत मत करो, सेविंग मत करो, फोकस करो खर्च करने के ऊपर। तो उन्होंने अपने बजट की दिशा बदल दी पूरी। जो देश पारंपरिक रूप से बचत करने वाला देश था, जो सेविंग करने वाला देश था, उसकी धारा को मोड़ दिया आपने। मांग बढ़ाओ, डिमांड बढ़ाओ, खर्च करो, जितना खर्च करोगे उतना देश आगे जाएगा। आपके द्वारा खरीदी गई हर चीज से देश आगे बढ़ेगा। वोकल फॉर लोकल, मांग करो अपनी चीजों की। इससे अल्टीमेटली क्या हुआ? इससे हुआ देश में मांग तो बढ़ गई, डिमांड तो बढ़ी ना बढ़ी वो अलग बात है, लेकिन इससे क्या हुआ? बचत खत्म हो गई हमारी। और मांग ऐसी बढ़ी कि लोगों ने उधार ले लेके मांग पूरी की। उधार ले आओ, घर लेना है उधार लो, सामान लेना है उधार लो, पेन अब तो घड़ी लेनी उधार ले लो यार। मतलब हर चीज पे ईएमआई दे रहा है आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन ई कॉमर्स, उधार लेके चला रहे हैं काम, देते रहेंगे ईएमआई आराम से। तो भोक्तावाद तो बढ़ गया, कंज्यूमर तो बढ़ गया, प्रोडक्शन तो शायद बढ़ भी जाएगा इससे, लेकिन जो बचत थी वो खत्म हो गई। और उसका परिणाम सामने है आज 3 सालों बाद। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात पूरी पहुंच गई होगी दोस्तों आप तक। तो आखिर आप समझ सकते हैं, मांग में कमी अगर आती है तो कितना बड़ा विषय अपने आप में, बचत में कमी आती है तो कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है। समाधान क्या करेंगे, बात करते हैं उस पर हम लोग। एक क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले मैं आपको, ये क्वेश्चन देखिएगा। हाउ डू हाउस होल्ड सेविंग बेनिफिट द इकोनॉमी? कैसे घरेलू बचत से अर्थव्यवस्था को लाभ होता है, समझाइए। बचत को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किया सकते हैं, चर्चा करें। व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रमोट सेविंग्स? याद रखिएगा, प्रयास बैच हमारा आ चुका है दोस्तों आपके लिए। 2024 तैयारी कर रहे हैं 24 की, डेडिकेटेड 9 मंथ बैच दोस्तों, ये 9 महीने का बैच है। फीस आपको 50% डिस्काउंट है आपके लिए। ये फोन नंबर है, ये कोड है दोस्तों मेरा, यूज कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। शानदार एजुकेटर की टीम रहेगी आपके लिए जो आपको क्लास करा रहे हैं दोस्तों 50% फीस डिस्काउंट में। तो 9 महीने का कोर्स दोस्तों। आईएएस बैच आपका लाइव फ्रॉम 29 सितंबर से लॉन्च हो रहा है दोस्तों आपके लिए। ये जुड़िए हमारे साथ टीम के साथ। 50% फीस में दोस्तों आपको मिल रहा है बैच, ये 9 महीने का बैच। जी हाँ, फीस कितनी है राइट नाउ अभी? 37,000। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ है आपके लिए 39,000 में, तो 37,000 इवन मैं कहूंगा। कोड यूज कीजिएगा आशीर्वाद 360,
जिससे आप जुड़ पाए टीम से हमारी। कोड यूज किया आशा 360 आराम से, पढ़िए इस टीम से आराम से दोस्तों। शानदार एजुकेटर आपके लिए 37,000 में 2024 की तैयारी पूरी यहाँ पर। जी हाँ, जुड़िए हमारे साथ दोस्तों इसमें। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ दोस्तों हमारे ऑप्शनल बैचेस में। एजुकेटर्स आपके लिए ऑप्शनल बैच लेकर आए दोस्तों, जहाँ आंसर राइटिंग भी है आपके लिए। आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। आप एक बार ज्वाइन करने पे सारे ऑप्शन आपके पास रहेंगे वहां पर, जो आप पढ़ना चाहें इसमें से पढ़ना चाहें तो क्लासेस हैं और टेस्ट सीरीज दोस्तों, एक से एक ऑप्शन आपके लिए दोस्तों मिलेंगे आपको यहाँ पर। जुड़ सकते हैं हमारे ऑप्शनल के साथ भी। और कोई जानकारी चाहिए अधिक तो ये नंबर रहा दोस्तों, ये फोन नंबर है, कोड है मेरा आशीर्वाद 360। जुड़ जाइए। और कोई भी जानकारी चाहिए टेलीग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हैं आप मुझसे। टेलीग्राम जानते हैं आप लोग, आशीर्वाद सर नोट्स ग्रुप नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, जिस पे जुड़कर आप क्लास के लिंक और PDF प्राप्त कर सकते हैं।